Hi everyone, welcome to this platform Study Insight. In our previous video हमने डिस्कस किया था कार्ल मार्क्स के थॉट्स को, उनकी थिंकिंग को जो उन्होंने एनवायरनमेंट के ऊपर कही। उन्होंने वैसे तो क्लियरली इस पे कुछ नहीं कहा, एक्सप्लिसिटली कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने एक रिलेशन को डिराइव किया हमारी नेचर, सोसाइटी और इकोनॉमी में। उनका ये मानना था कि इकोनॉमी की हमारी सोसाइटी के ऊपर हमेशा इम्पैक्ट रहता है, चाहे वो एनवायरनमेंट के ऊपर हो या सोशली हो। मार्क्स का जो काम है वो प्राइमरीली फोकस है ह्यूमन सोसाइटी की इंटरेक्शन पे, जो वो अपने एनवायरनमेंट के साथ करती है। और किस कॉन्टेक्स्ट में ये एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करती है, वो कॉन्टेक्स्ट है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन एंड क्लास स्ट्रगल। उनका ये मानना था कि हमारी सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिकल प्रोडक्शन होती है उसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, और उसके साथ जो क्लास स्ट्रगल रहता है इस इकोनॉमिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, उसका भी इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे रहता है। हमारे पुराने वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स ने जो उनकी क्लासिकल थिंकिंग रही एनवायरनमेंट के ऊपर, उस पर हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज उन पॉइंट्स को जल्दी से एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने कहा द रोल ऑफ नेचर इन प्रोडक्शन। उनका ये मानना था कि जो भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है उसमें जो प्रोडक्शन होती है उसके ऊपर नेचर का क्या रोल रहता है। मार्क्स ने ये माना कि ह्यूमंस जो थे वो फंडामेंटली डिपेंडेंट थे नेचर के लिए ऊपर, उनके सर्वाइवल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि एज सच उस टाइम पे इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी। तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा था नेचर से। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक बहुत ही फेमस बुक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में ये बताया कि लेबर और नेचर दोनों इंटरडिपेंडेंट है। प्रोडक्शन के प्रोसेस में ये दोनों इंटरवाइंड है और एक दूसरे पर डिपेंड करती है। लेबर सिर्फ रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करता, बट एक इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है ह्यूमन एंड नेचर के बीच में। मार्क्स ने ये माना कि अर्थ नेचर से हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, और ह्यूमन अपनी लेबर से इस रॉ मटेरियल को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं रॉ मटेरियल की, जैसे टिम्बर और मिनरल, ये सारी चीजें हम एज इट इज यूज नहीं करते। इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनका प्रोसेस होता है, उसके बाद ये यूजेबल फॉर्म में हमारे पास पहुंचती है। अपने सेकंड पॉइंट में मार्क्स ने ये कहा कि कैपिटलिज्म दोनों ह्यूमन लेबर एंड नेचर दोनों को दोनों के साइकिल को, दोनों के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। उनका ये मानना था अंडर कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म में प्रॉफिट कमाने की जो एक ग्रीड थी वो ज्यादा थी। उसकी वजह से कैपिटलिस्ट आपस में कंपटीशन कर रहे थे और ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे रॉ मटेरियल्स की, और जिसकी वजह से हमारा नेचर डिग्रेड हो रहा था। कैपिटलिस्ट ने ज्यादा से ज्यादा कैपिटल को एक्यूमुलेट करने के लिए नेचर और वर्कर दोनों को ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। और उस टाइम पर उनको कोई इस चीज के लिए रिगार्ड नहीं था कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। मार्क्स ने ये नोट डाउन किया कि कैपिटलिस्ट जो थे वो नेचर को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह देखते थे, और ये मानते थे कि उसको अपने प्रॉफिट के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और इसकी वजह से इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गया, और नेचर एक ऐसी कमोडिटी बन गया जिसे कंट्रोल किया जा सकता था, और इकोनॉमिकल गेन के लिए नेचर से हम लोग प्रोडक्ट्स की एक्सट्रैक्शन कर सकते थे। इसके साथ चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे और देखते हैं हमारे थर्ड पॉइंट। अपने थर्ड पॉइंट में कार्ल मार्क्स ने बात की एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग के बीच में होने वाले मेटाबॉलिक रिफ्ट की। उनका ये मानना था कि ह्यूमन की वजह से जो नेचुरल साइकिल्स में डिसरप्शन हो रहा था, ये हो रहा था ह्यूमन सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में मेटाबॉलिक रिफ्ट की वजह से।
उनका ये मानना था कि प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो हुआ करती थी, वहाँ पे एक बहुत ही हार्मोनियस रिलेशनशिप था ह्यूमन लेबर और नेचर के बीच में, क्योंकि वहाँ पे ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं थी नेचर की। जितना ह्यूमन बीइंग रॉ मटेरियल नेचर से ले रहे थे, उतना नेचर को वापस भी किसी ना किसी तरह से कर रहे थे। बट कैपिटलिज्म के साथ ही ये सारा रिलेशनशिप डिसरप्ट हो गया, क्योंकि कैपिटलिज्म के साथ ही जो कैपिटलिस्ट थे, उन्होंने प्रॉफिट कमाने के लिए नेचर की ओवर एक्सप्लॉइटेशन करना स्टार्ट कर दिया। मेटाबॉलिक रिफ्ट में मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल थे ह्यूमन सोसाइटी और नेचर के बीच का रिलेशनशिप खराब करने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें, फॉर एग्जाम्पल, सॉइल से जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन होना स्टार्ट हो गई, न्यूट्रिएंट्स की ओवर एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हो गई एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह से, उसकी वजह से सॉइल में डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया और नेचुरल जो मेटाबॉलिक साइकिल था वो खराब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट, एलिनेशन फ्रॉम नेचर। मार्क्स का ये मानना था कि एलिनेशन फ्रॉम नेचर इंप्लाई करता है एक डिटैचमेंट, नेचर का जो नेचुरल प्रोसेसेस है उससे एक डिटैचमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। This can be a consequence of urbanization, technological advancement, and a force on human-centric perspectives. कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि डायरेक्टली एंगेजिंग विद द नेचर विद लेबर, जो वर्कर्स थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, उनको जो पूरा प्रोसेस था उसे रिमूव कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया मशीन से। कैपिटलिज्म ने ह्यूमन बीइंग को अपने ही इकोलॉजिकल प्रोसेस से दूर कर दिया जो लाइफ को सस्टेन करता था, और मशीन्स के थ्रू ओवर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, पहले जब ह्यूमन बीइंग पेड़ काटते थे तो वो उनकी जगह कुछ पेड़ लगाते भी थे। बट जैसे ही ह्यूमन कैपिटलिज्म आया, उसके बाद प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटलिस्ट ने ह्यूमन बीइंग्स को रिप्लेस कर दिया मशीन से। और जब मशीन्स इंट्रोड्यूस हुई तो उन्होंने बड़े स्केल पे पेड़ों की कटिंग स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे एक एडवर्स इफेक्ट आने लगा। अब पेड़ों को काटने में तो बहुत जल्दी हो रही थी, लेकिन पेड़ों को ग्रो करने में उतना टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अब मार्क्स का ये मानना था कि एलिनेशन ह्यूमन वर्कर के रिलेशनशिप के बियॉन्ड था, और ह्यूमन एलिनेशन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड इटसेल्फ। इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर, ह्यूमन जो थे वो दूर होते चले गए और नेचर सिर्फ एक टूल बनकर रह गया प्रॉफिट कमाने का। चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में कार्ल मार्क्स ने बात की सस्टेनेबिलिटी एंड द फ्यूचर। मार्क्स ने मॉडर्न इन्वायरमेंटलिस्ट की तरह तो कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं की, बट उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर उस टाइम पे जो वर्कर्स थे या फिर जो ह्यूमन बीइंग थे, वो नेचर से कुछ रॉ मटेरियल ले रहे थे, तो वो इस तरह से यूज कर रहे थे, इस तरह से ले रहे थे कि वो आने वाली फ्यूचर पे उसका कोई भी असर नहीं होने वाला था। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पोस्ट कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो होगी, वो एक सस्टेनेबल इंटरेक्शन होगी नेचर का। उनका ये मानना था कि ह्यूमन बीइंग अपनी सस्टेनेबल अप्रोच से एक अच्छा रिलेशनशिप डिराइव करेंगे अपने और नेचर के बीच में। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन किया, एक ऐसी सोसाइटी को अपने माइंड में रखा जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे वो कलेक्टिवली ओन्ड होंगे, मतलब हर किसी के पास कुछ ना कुछ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा और उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाएगा, और वहां पे प्रोडक्शन जो होगी वो ह्यूमन नीड्स को मीट करने के लिए की जाएगी, ना कि प्रॉफिट कमाने के लिए। और इसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन जैसे जैसे नेचर की एक्सप्लॉइटेशन होती गई, ये सारे इंटरेस्ट खत्म हो गए और कैपिटलिस्ट की वजह से जो प्रॉफिट कमाने का एक कंपटीशन चल रहा था वो बढ़ गया।
मार्क्स ने ये माना कि जैसे जैसे रैशनल और अच्छी जस्ट सोसाइटी होगी जिसमें लोग सोशलिज्म और कम्युनिज्म पे बेस्ड होंगे, वहां पे बिल्कुल भी नेचर की डिग्रेडेशन नहीं होगी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए, और इसकी वजह से वो एक अच्छा फ्यूचर प्लान कर पाएंगे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल वर्ल्ड के लिए। तो अब हम इसको कंक्लूड करेंगे। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा एनवायरनमेंट के ऊपर? इन सब, Marx's classical thinking on environment is rooted in his critique of capitalism and exploitative relationship with both labor and nature. मार्क्स का ये मानना था कि कैपिटलिज्म जो था वो एक बहुत बड़ा रीजन था हमारे एनवायरनमेंट की डिग्रेडेशन का। कार्ल मार्क्स मानते थे कि जो भी असर हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है वो इकोनॉमिक्स की वजह से हो रहा है। मार्क्स ने अपने कोई भी वर्क इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न इन्वायरमेंटलिज्म तो डिस्कस नहीं किया, पर उनके जो आइडियाज थे, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और एलिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम नेचर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिक शिफ्ट provided fundamental insights into the environmental challenges we face today under कैपिटलिज्म सिस्टम। मतलब जो भी चैलेंजेस आज हम फेस करते हैं, कार्ल मार्क्स ने ये बहुत पहले ही देख लिए थे कि आने वाले टाइम में ऐसा देखने को मिल सकता है। तो ये थे हमारी कार्ल मार्क्स की थॉट्स अबाउट एनवायरनमेंट। Now, let us discuss some MCQs which are based on whatever we have learned so far. So, question number one is, what did Karl Marx emphasize about relationship between humans and nature? So, here are our options. Option number A, humans are independent of nature. Humans are fundamentally dependent on nature for survival and production. Nature is irrelevant to economic system. Nature should be completely untouched by human activities. As you can see from here, you can sense from here that option number two can be the answer. Humans are fundamentally dependent on nature for survival and production. So let's move on to question number two. Question number two is, according to Marx, what does capitalism exploit for profit? Profit कमाने के लिए capitalism क्या exploit करती है? So option A is only labor. Option B is only natural resources. Option C is labor and nature. Option 4 is neither labor or nature. So the answer should be both labor and nature. मार्क्स का ये क्लियरली मानना था कि कैपिटलिज्म जो था वो दोनों को ही एक्सप्लॉइट कर रहा था, both labor and nature. Now let us move to question number three is, what is Marx's concept of metabolic rift? According to Marx, metabolic rift का क्या मतलब है? Option number A, a harmonious balance between humans and nature, the disruption of natural cycles due to capitalist production, a scientific theory about human biology, or a religious view of nature. तो क्या लगता है आपको इन चारों में से क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, द डिसरप्शन ऑफ नेचुरल साइकिल्स ड्यू टू कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट slide. So question number 4 is, in Marx's view, how does capitalist agriculture affect the soil? मार्क्स का क्या मानना था, जो कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर था वो सॉइल को कैसे इम्पैक्ट कर रहा था? सो ऑप्शन नंबर ए इज, it improves soil fertility through technology. It removes nutrients without replenishing them and causing degradation. Third, it has no impact on soil quality. And fourth, it makes soil useless for future generation. So you can pause the video and you can find out the answer. So the answer should be, it removes nutrients without replenishing them and causing degradation. So with this, let's move to next. So question number 5 is, what did Marx argue about nature under capitalism? Option number A, it is preserved for future generation. It is treated as a free and unlimited resource. It is seen as a commodity to be exploited for profit. It is worshipped as
second. So the answer should be option number C. It is seen as a commodity to be exploited for profit. Now let us move to the next. Which of the Marx's work discusses the interaction between labor and nature? वीडियो के बिगिनिंग में ही हमने एक बुक का नाम डिस्कस किया था जिसमें ह्यूमन बीइंग और लेबर और नेचर के बीच में जो रिलेशनशिप है इंटरेक्शन है उसकी बात की गई है द कम्युनिस्ट ऑप्शन ए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ऑप्शन बी दास कैपिटल or Das Capital, whatever your pronunciation may be. Option number C, Economic and Philosophical Manuscript of 1844, and option number 4, German Ideology. As you can see, option number C will be the answer. Let's move on to the next question. So question number 7 is, what is the key consequence of capitalism's exploitation of nature according to Marx? उनका क्या मानना था कि क्या consequences रहेंगे, कैपिटलिज्म का क्या असर होगा नेचर के ऊपर, जो कैपिटलिज्म की वजह से नेचर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसके क्या आने वाले टाइम में consequences होंगे. So here our options are option number A, sustainable resource use. Option number B, environmental degradation and externalization of cost. Option number C, equal distribution of natural wealth. And option number 4, technological advancement that heal the environment. As you can see from here, जो key consequence होगा capitalism का वो होगा option number B, environmental degradation and externalization of cost. With this, let's move on to our next question. Question number 8. Marx's idea of metabolic rift is most closely related to which environmental issue today? जो मार्क्स का आइडिया था मेटाबॉलिक रिफ्ट का वो आज के टाइम में एनवायरनमेंट के कौन से इशू से रिलेट करता है? So option number A is air pollution from vehicle, deforestation for urban expansion, soil depletion due to industrial farming, or plastic waste in ocean. इन चारों में से क्या आपको लगता है? वीडियो को पॉज करके you can just think about the answer. So as you can see from here, the answer should be option number C, soil depletion due to industrial farming. With this, let us move on to next question. So question number 9 we have is, how did Marx view the capitalist approach to natural resources? So option number A is long-term sustainability is prioritized. Option number B, short-term profit outweighs environmental concerns. Option number C, nature is preserved through strict regulations. And option number 4, resources are shared equally among all the classes. You can pause the video and find out the answer. So the answer should be short-term profit. Option number B, short-term profit outweighs environmental concern. Let us move on to next question. Next question is, what did Marx believe was disrupted under capitalist approach? Marx का क्या मानना था कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के अंडर कौन सा क्या डिसरप्ट हो रहा था? So option number A is the balance between humans and nature, the financial market, the political power of working class, or the religious beliefs about nature. तो इनमें से क्या डिसरप्ट हो रहा था कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन में? So the answer will be the balance between humans and nature, option number A. Now with this, let us move on to next question. According to Marx, how does capitalism alienate humans from nature? So option number A is by encouraging environmental stewardship, by promoting harmony between humans and nature, by turning nature into a pool for profit extraction, by advocating the sustainable development. As you can see from here, the answer should be by turning nature into a tool for profit extraction. With this, now let us move on to the next question of. So next question we have is,
Question number 12. What aspects of capitalism contributes to the alienation of from nature as discussed by Marx? Option number A is equal ownership of land, the communal use of resources. Option number C, separation from the means of production. Or option number 4, state control over industries. As you can see, the answer should be separation from means of production. Now let us move on to next question. So question number 13 is, how does Marx envision a post-capitalist society interacting with nature? Option number A, by maximizing natural resource extraction. Option number B, by privatizing ecological conservation. Option number C, through collective ownership and planned sustainable production. And option number D, by maintaining current capitalist structures. So the answer should be through collective ownership and planned sustainable production. With this, now let us move on to the next question of this. So question number 14 is, which term is mostly associated with Marx's critique of environmental impacts of capitalism? Option number A, ecological equilibrium. Option number B, climate change. Option number C, biodiversity loss. Option number D, metabolic rift. So the correct answer should be metabolic rift. With this, we have come to the last question of today's video, question number 15. What was Marx's perspective on the use of nature under socialism or communism? So the options are A, nature would continue to be exploited for profit. Option number B, humans would plan production in an ecologically sustainable way. Option number C, environmental degradation would increase. Option number D, nature would be nationalized for military use. So the answer is human would plan production in an ecologically सस्टेनेबल वे सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कार्ल मार्क्स के थॉट्स को एनवायरनमेंट पे और हमने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए। प्लीज़ आप वीडियो को बार बार देखिए और इन पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठाने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी दुर्खाइम्स थॉट्स ऑन एनवायरनमेंट।